हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और हमने जितने भी वीडियोस अभी तक ज्योग्राफी की सीरीज़ में देखे हैं उन सभी के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उसको शेयर करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी के साथ आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ भारत के पठारी भाग के बारे में। जितने भी मुख्य रूप से पठार पाए जाते हैं भारत में वो आज हम लोग देख लेंगे। हम लोग सभी जानते हैं, पहले भी मैंने अपने वीडियो में चर्चा किया है कि भारत का जो शेप है, भारत का दक्षिणीय क्षेत्र जो है वो पठारी भाग है। प्रायद्वीपीय भारत जो तीनों ओर से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, और बीच का जो पार्ट है ये लगभग त्रिभुजाकार पार्ट है और यह जो है पठारी भाग है। विभिन्न प्रकार के पठार पाए जाते हैं और अलग अलग तरह के क्रम के चट्टानों से बना हुआ है, तो उसके बारे में आज हम विशेष रूप से अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने मैप की ओर और देख लेते हैं पठारी भाग के बारे में। आज भी मैंने मुख्य रूप से एक मैप ड्रॉ कर लिया है और जो भी मुख्य पठार पाए जाते हैं उसको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है। तो हम आज जो देखेंगे मुख्य रूप से वह प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखेंगे और कुछ छोटे पठार जो हैं वो पूर्व और पश्चिम में भी हैं तो उनके बारे में भी देख लेंगे। मुख्य रूप से यह प्रायद्वीपीय पठार जो है यह त्रिभुजाकार है और मेन जो इसमें सबसे बड़ा पठार है वह दक्कन का पठार है। सबसे पहले हम एक एक करके देख लेते हैं पठारों के नाम के बारे में। बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, बघेलखंड का पठार है, दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र का पठार है, तेलंगाना का पठार है, दंडकारण्य पठार है और कर्नाटक का पठार है। साथ ही हम जब पश्चिमी भाग में आते हैं तो यहाँ काठियावाड़ का पठार है, कच्छ का पठार है और इधर आपका जो पूर्वी भाग में है वो सबसे बड़ा छोटा नागपुर का पठार है और उधर मेघालय का पठार है। इसी के साथ हम ये पठारों की जो है सीमा, उत्तरी सीमा देख लेते हैं। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा की श्रेणी है। इधर आपका उत्तर पूर्वी भाग में जो है वो राजमहल की पहाड़ियां हैं, तो हमने देखा विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, इधर राजमहल की पहाड़ियां, ये जो है इसका उत्तरी विस्तार है या उत्तरी सीमा कह सकते हैं। अब पूर्वी सीमा में पूर्वी घाट है और इधर पश्चिमी घाट है और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके बीच में ये पठार सभी छोटे छोटे मुख्य जो पठारी भाग हैं भारत के वो फैले हुए हैं। हम एक एक करके इन सभी पठार के बारे में देख लेंगे, इनकी विशेषता के बारे में देख लेंगे और किस तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से वह भी हम देख लेंगे। सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं। यह 16 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। जितना भी मैंने अभी आपको सीमा बताया वह लगभग जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। उत्तर से दक्षिणी विस्तार की अगर बात करें तो लगभग 1600 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व का विस्तार करें अगर हम तो लगभग 1400 किलोमीटर में यह पठार फैला हुआ है। यानी उत्तर से दक्षिण में लगभग 1600 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व में लगभग 1400 किलोमीटर में या लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में जो भारत का मुख्य पठारी भाग है वह फैला हुआ है, जिसमें ये सभी पठार आ जाते हैं। बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, दक्कन प्लेटियो जो सबसे बड़ा है, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य पठार और कर्नाटक का पठार। मुख्य रूप से जो है पठारी भाग भारत का यही है और इधर छोटा नागपुर का पठार। बाकी उत्तर में आपका लद्दाख का पठार है पर वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है क्योंकि वह हिमालयन रेंज वहाँ पे पूरा फैला हुआ है। तो इसी के साथ इसकी एक और विशेषता हम लोग देख लेते हैं कि यह भारत की सबसे प्राचीनतम भूमि है और इसका जो औसत ऊंचाई है वह लगभग 600 से 900 मीटर है। इसी के साथ हम एक और फैक्ट देख लेते हैं कि ये जो पूरा पठारी भाग है इसकी जो औसत ऊंचाई है वह लगभग 600 से 900 मीटर है। यानी ज़मीन से समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वह लगभग 600 से 900 मीटर है। पठारी मुख्य रूप से पठारी भाग जो होता है वह जमीन से उठा हुआ भाग होता है, लेकिन ऊपर जाकर के जो उसका समतल है वह सपाट हो जाता है, समतल क्षेत्र हो जाता है। यानी पर्वत में नुकीले नुकीले पर्वत के बारे में, सबसे ऊंची चोटी के बारे में देखा, इसकी चोटी नहीं होती है, यह सपाट क्षेत्र होता है और ऐसे क्षेत्र को जो है पठार कहा जाता है। इसी के साथ हम प्रायद्वीपीय पठार जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनाईमुड़ी है जो 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है और दूसरी ऊंची चोटी जो है वह डोडा बेटा है जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है और इसी पहाड़ी क्षेत्र में, इसी पठारी भाग का जो दक्षिणी हिस्सा है वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ वगैरह भी है। तो आगे चल करके हम देख लेंगे, एक एक करके देख लेते हैं।
इस पठारी भाग के सबसे बड़े पठार यानी दक्कन का पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वह दक्कन का पठार है। तो सबसे पहले हम दक्कन के पठार के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट हम देख लेते हैं, दक्कन का पठार जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, जो कि ज्वालामुखी क्रियाओं से लावा निर्मित पठार है ये। और ताप्ती नदी जो है वह इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन नदियों ने बहुत ही गहरे क्षेत्र बना दिए हैं प्रवाहित से, और इस पठार को जो है छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया है। जैसे महाराष्ट्र का पठार है, तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक का पठार है। इस तरह के पठार जो हैं छोटे छोटे पठारों में दक्कन के पठार का ही ये भाग है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से दक्कन का पठार जो है वह एक त्रिभुजाकार पठार है, लेकिन कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में या इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र के कारण और इन नदियों के कटाव के कारण जो है छोटे छोटे पठारों में विभक्त हो गया है, लेकिन मुख्य दक्कन का पठार जो है वह अभी भी स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है वह मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में ग्वालियर से विंध्याचल पठार तक जो है फैला हुआ है। इसी के साथ हम बुंदेलखंड पठार के बारे में देख लेते हैं कि यह मुख्य रूप से जो है बुंदेलखंड नीस के द्वारा निर्मित है, और चंबल और यमुना नदी ने जो है इसमें बड़े बड़े महाखड्डों का निर्माण किया है। चंबल की घाटी, चंबल के क्षेत्र के बारे में, बीहड़ के बारे में हमने पढ़ा है। तो बीहड़ वह जो है पश्चिमतम भाग में निर्माण करती है, और यहाँ पर महाखड्डों का निर्माण किया है चंबल और यमुना नदी ने। साथ ही बुंदेलखंड के पठार पर जो है सोपानी वेदिकाएं मिलती है। आगे हम अपने वीडियो में जब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे कि जल क्रियाओं द्वारा निर्मित अलग अलग तरह के जो है संरचना, भूमि संरचना पाई जाती है, उन सब के बारे में जब हम देखेंगे तो सोपानी वेदिकाएं किसे कहते हैं ये हम वहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट हम जो बघेलखंड का पठार देखेंगे वह बलवा पत्थर, चूना पत्थर तथा ग्रेनाइट से बना हुआ है। यानी अगर हम माइंड में कोरिलेट कर लें खनिज संसाधन वगैरह के बारे में, तो अगर हम पठारी क्षेत्र हमें पता है कि किस तरह से बना हुआ है, तो हम बहुत आसानी से जो है भारत के खनिज संसाधन वाले चैप्टर में पूरा भारत का जो है खनिज संसाधन का क्षेत्र जो है माइंड मैप सेट कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि बुंदेलखंड का जो पठार है वह बुंदेलखंडी नीस से बना हुआ है, यह जो है चूना पत्थर, बलवा पत्थर और ग्रेफाइट से बना हुआ है। दक्कन का पठार जो है वो लावा निर्मित है, ज्वालामुखी क्रियाओं से बना हुआ है। तो तीनों पठार के बारे में 3 अलग अलग फैक्ट हमने देखा कि यह किस तरह से निर्मित है, किन चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है वो बिहार झारखंड के क्षेत्र में गया से रांची तक लगभग फैला हुआ है, और मुख्य रूप से सोन, दामोदर, स्वर्णरेखा नदियां जो है यहाँ से निकलती है, प्रवाहित होती है। और छोटा नागपुर पठार जो है वह खनिज संसाधन के मामले में बहुत ही ज़्यादा धनी है, और इसी खनिज संसाधन के कारण जो है झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है और रत्नगर्भा भी कहा जाता है। जो मेन खनिज संसाधन है वह इसी छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के पठार के बारे में विस्तृत चर्चा जो है मैंने अपने झारखंड के सीरीज में दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसके बारे में डिटेल चर्चा की है, वहाँ किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और कैसे कैसे खनिजों का जो है उत्खनन किया जाता है। हम अपना अगला पठार देख लेते हैं कर्नाटक का पठार। यह भी लगभग त्रिभुजाकार पठार है, और इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 600 मीटर है, यानी कि यह धीरे धीरे ऊंचाई इसकी जो है घटती जाती है इस पठार की। तो हमने एवरेज ऊंचाई देखा था 600 से 900 मीटर है। कर्नाटक के पठार की जो एवरेज ऊंचाई है वह 600 मीटर है, और मुख्य रूप से नदी जो है इसको 2 भागों में बांटती है। उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी बहती है, और दक्षिणी भाग में जो है कावेरी नदी बहती है। इस तरह से भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां, यानी भारत की कह सकते हैं हम 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा। दक्षिणी भारत की 2 मुख्य नदियां कृष्णा और कावेरी जो है कर्नाटक के पठार से ही मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि दक्षिण भारत की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, घाट प्रभा और माल प्रभा नदी जो है उत्तरी भाग में ही कृष्णा नदी से आकर के मिलती है। कर्नाटक के पठार के दक्षिणी भाग को जो है मैसूर का पठार भी कहा जाता है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कर्नाटक के पठार के दक्षिणी भाग में यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है, और बाबा बूदन की पहाड़ी जो कि लौह अयस्क के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, वह कर्नाटक के पठार का
का ही भाग है। तो हम देख लेते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इन पठारी भागों के बारे में, और एक बार अगर हम इसको मैप के सहारे देख लेते हैं तो हमारे माइंड में एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। पर्वत और पहाड़ी वाले सेक्शन में हमने बाबा बुदन की पहाड़ी, अनायमुनि की पहाड़ी, दोडा बेटा शिखर जो है ये सारा हमने पर्वत पहाड़ के सेक्शन में देखा था, और वो वीडियो भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और उनका रिलेशन जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कोरिलेट करके अगर हम पढ़ते हैं तो पूरा जितने भी वीडियो हैं और जितने भी सेक्शन है वो एक दूसरे को जो है ओवरलैप कर लेते हैं, और आप बाद में जा करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं सारे फैक्ट। जैसे नदियों के चैप्टर में हमने कृष्णा कावेरी के बारे में पढ़ा। अब वो नदियां जो है कर्नाटक के पठार में स्थित है, क्योंकि क्षेत्रफल तो यही है भारत का, और प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी चीज़ें होंगी वह इसी क्षेत्र में हो रही हैं। तो सारे क्षेत्र को अलग अलग करके पढ़ने के बाद अगर आपका मैप से क्लियर हो जाता है तो उन सब को जो है आप एक साथ फिर ओवरलैप करके पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा हो जाता है कि हमारे क्षेत्र में गांव घर में रह करके बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, और उनको सही डायरेक्शन नहीं होने के कारण, सही से कोई मार्गदर्शक ना होने के कारण जो है वो बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने लगते हैं, नए नए बुक्स, बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक्स जो है ट्राई करने लगते हैं। इनमें उनका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। जो बाहर जा कर के नहीं पढ़ सकते हैं, घर से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इन छोटी छोटी बारीक अगर पॉइंट्स को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है और उनका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। इसी के साथ हमने देखा कि कर्नाटक का पठार कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, छोटा नागपुर का पठार कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से। दक्कन के पठार के बारे में अलग फैक्ट है, लावा निर्मित है। बघेलखंड, बुंदेलखंड, ये सारे पठार जो है अपने आप में अलग अलग फैक्ट रखते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मालवा के पठार के बारे में। मालवा क्षेत्र जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, और कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल रीजन जो होता है वही हिस्ट्री को जो है न्यू उसका जनरेट क्रिएट करता है। और जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आप जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो रिलेट कर पाएंगे कि क्यों इस तरह की घटनाएं हिस्ट्री में हुई, और आप वो स्टोरीज जो है हिस्ट्री के इवेंट्स को ज्योग्राफी से रिलेट करके देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम अब मालवा के पठार के बारे में। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है अरावली पर्वत स्थित है। अरावली पर्वत है, और इसके उत्तर के क्षेत्र में हम देख लेते हैं तो हमने गंगा के मैदान के बारे में पढ़ा था। तो जब गंगा के मैदान के बारे में भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इसको समझना। साथ ही हम देख लेते हैं चूंकि यहाँ गंगा का मैदान है और ये पठारी भाग है, तो ये स्वाभाविक है कि इसका जो ढलान होगा वह उत्तर की ओर होगा, यानी कि मालवा के पठार का ढलान जो है वह गंगा के मैदान की तरफ है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर है या पश्चिम से उत्तर की ओर है। ये एकदम जनरल बात हो जाती है। आप जब ये मैदान और पठार को कोरिलेट करके देखेंगे तो आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं या अपने माइंड में स्टोरी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ इस पठार पर जो है पार्वती, बेतवा, चंबल, काली जैसी नदियां जो है प्रवाहित होती है। यहीं पर विंध्याचल एवं उसी के समानांतर में सतपुड़ा श्रेणी जो है फैली हुई है, यानी कह सकते हैं हम कि विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी जो है मालवा के पठार का ही हिस्सा है। हमने अपने पहाड़ पर्वत के क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत के बारे में जब पढ़ा है मध्य भारत में, तो वहाँ पे मैंने उन पर्वत श्रेणियों की चर्चा की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं और ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको समझना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छोटा मगर इम्पॉर्टेंट है, मेघालय का पठार। मेघालय का पठार जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है और इसके उत्तरी भाग से जो है ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसी के साथ मेघालय के पठार के चट्टानों की जो विशेषता है और छोटा नागपुर के चट्टानों की जो विशेषता है वह लगभग समान पाई जाती है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं दंडकारण्य पठार। या जो भूमि है वह काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ पाई जाती है और जनसंख्या का घनत्व जो है बहुत ही विरल है। दंडकारण्य पठार जो है वह मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। इसी के साथ एक और फैक्ट देख लेते हैं, यह उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 320 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वह लगभग 480 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा पठार नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। यह 3 राज्यों में फैला हुआ है और तेलंगाना के पठार का हिस्सा है और दक्कन प्लेट्यू का ही ये पार्ट है, दक्कन के पठार का ही पार्ट है। हम देख रहे हैं दक्कन का पठार जो मुख्य रूप से यह बड़ा त्रिभुजाकार है, लेकिन यह कुछ नदियों के कटाव के कारण जो है कुछ कुछ छोटे छोटे पठार
पठारों में विभक्त हो गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार भी जो है दक्कन के पठार का ही हिस्सा है और यह गोदावरी नदी के द्वारा मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। उत्तरी भाग जो है इसका गोदावरी नदी के द्वारा जो उत्तरी भाग का निर्माण हुआ है, विभक्त हुआ है, वह मुख्य रूप से पठारी भाग है और दक्षिणी भाग जो है वो हल्के मैदान पाए जाते हैं, जो कि तालाब वगैरह वहाँ बहुत अच्छा निर्माण की स्थिति अनुकूल है। इस तरह से मुख्य रूप से हमने जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के बारे में देखा। कच्छ का पठार, काठियावाड़ का पठार और भी छोटे छोटे काफ़ी सारे पठार हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है भारत की मुख्य भूमि में जितने पठार हैं प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन का पठार हो गया, तेलंगाना दंडकारण्य, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेली नीस काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बघेलखंड का पठार जो है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और ग्रेफाइट से बना हुआ पठार, और मेघालय का पठार जो है इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्वाला निर्मित पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार। सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं और खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से भी ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपने खनिज संसाधन के चैप्टर में उसको डिटेल से देख लेंगे। इस तरह से आज हमने भारत के मुख्य भूमि के जितने भी पठारी क्षेत्र थे उसके बारे में देखा, मुख्य मुख्य सारे पठार देख लिए। अब जो भी पठार हैं वो छोटे छोटे पठार हैं, उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, वो हायर लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। और जितने भी नॉर्मल एग्जाम हैं आपके रेलवे एसएससी हो गया या टेट वगैरह जो भी एग्जाम हो गया, उनमें इन सब से ही इस लेवल के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट हो जाते हैं। और जब हम डिस्क्रिप्टिव चैप्टर देखेंगे तो और डिटेल में हम फिर पूरे भारत में और भी छोटे छोटे जितने पठार हैं जो काफ़ी ज़्यादा अगर क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं तो वहाँ पे हम देख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि आप लोगों को और कौन सी वीडियो आगे सीरीज़ में चाहिए। ऐसे तो काफ़ी सारा सिलेबस बचा हुआ है, मैं धीरे धीरे करके सारे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और डिस्क्रिप्टिव वे में भी जो है चैप्टर्स लाने की कोशिश करूँगी। लेकिन फिर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उस पर भी वीडियो में लाऊँ। जो स्टूडेंट झारखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी हो जाए, जेएसएससी हो जाए, झारखंड से रिलेटेड कोई भी रीजनल एग्जाम हो जाए जिसमें कि झारखंड का रीजनल क्वेश्चन पूछा जाता है, वह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जा करके चेक कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे भी उन्हें कोई और सीरीज़ की वीडियो चाहिए तो वो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस तरह की वीडियो भी लाने के लिए आप लोगों की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।